हाँ तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि इंसान को कठिनाइयाँ की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए अगर मेहनत नहीं करता है और अगर वो बिना मेहनत के अगर किसी प्रकार से अगर उस टारगेट को अचीव कर लेता है तो फिर उसका आनंद हुआ। और जो व्यक्ति पहले से मेहनत करके पसीना अपना बहा रहा है, इसके बाद किसी भी टारगेट को अचीव कर रहा है, तो उसका आनंद, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पसीना बहा रहा है और बाद में अपना टारगेट अचीव करके एसी में जा कर के बैठ रहा है, तो बताइए जो व्यक्ति पहले से मान लीजिए कि मेहनत नहीं किया हो, बाद में एसी पर बैठता है, तो उसको कितना आनंद मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी इंसान को कठिनाइयाँ की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। चलिए इसी बात को देख करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। आज का हमारा मैथ का सेट नंबर 4 है, जो कि मैथ का फुल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी तक उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई का पता करें। एक मीनार है, मान लीजिए कि ये मीनार है, मीनार के आधार से यहाँ तक का दूरी जो दिया हुआ है, इसमें 20 मीटर का दूरी दिया हुआ है और इससे इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब बताइए कि इस मीनार का ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है। हाइट अगर x है तो इसका x हाइट मान ले रहे हैं और इसी को ज्ञात करना है। तो आपको चूंकि बता दें कि ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये आधार है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि P/B = tan थीटा, और थीटा के जगह पर कितना है मेरा 60 डिग्री है। तो P का वैल्यू x हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा और tan 60 का मान कितना होता है, √3 हो जाता है, यानी कि x = 20√3। अगर इसको अगर फाइनल हम लोग सोल्व करेंगे तो 20 × √3 का मान 1.73 होता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 34.6। हमारा ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक सीढ़ी इमारत के साथ खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है। देखिए ये कोई दीवार है, ठीक है, इस पे कोई सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी ऐसा ही होता है, सीढ़ी ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से ये बेस है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी इमारत के साथ खड़ी है, इमारत ये है और सीढ़ी इसके साथ खड़ी है। सीढ़ी का आधार जो है, सीढ़ी का आधार है, तो सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की दूरी तक पहुंचती है, यानी कि ऊपर तक कहाँ तक पहुंचती है, 14 मीटर दूरी तक, जो कि इमारत से 6 मीटर दूर है। ये सीढ़ी जो है इमारत से 6 मीटर दूर है। तो हमारा ये ज्ञात करना है कि सीढ़ी का लंबाई क्या होगा, ये लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन में जैसे बताया कि ये मेरा क्या है, यहाँ में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर एक 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P² + B² = h², ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल रूप से ज्ञात कर सकते हैं कि 14 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर = h², ठीक है। तो यहाँ अगर h अगर इधर बच जाता है तो h को अगर इधर लाएंगे तो √अंडर हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 136 हो जाएगा। अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2, हाथ में 1 हो गया। अगर 9 3 12 1 13 के 3, हाथ में 1 हुआ, और 1 और 1 2। अगर इसको अगर रूट से अगर बाहर करेंगे तो इससे अगर 4 अगर कॉमन लेंगे तो मेरा 58 हो जाएगा, और 4 अगर रूट के अंदर से अगर बाहर आता है तो ये 2 हो जाएगा, 2√58, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एग्जाम में जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और वहाँ क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो 2√58, 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ट्रेन का स्पीड की अगर बात करें तो 160 किलोमीटर
पर घंटा दिया हुआ है। अगर ट्रेन का लेंथ, अगर लंबाई की बात करें तो 180 मीटर दिया हुआ है। तो चूँकि इसमें हमारा टाइम ज्ञात करना है कि कितना समय में एक खंभे को ये पार करेगी ट्रेन। तो चलिए, चूँकि जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे कि अगर 180 हमारा दिया हुआ है 180 मीटर, तो इसमें हम 160 से डिवाइड करेंगे। तो 1 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको आगे फाइंड करेंगे तो 180 इंटू 18/160 इंटू 5 हो जाएगा। चलिए इसको अगर करेंगे तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 9 36 और 4 चौके 16 यानी कि 40। इसको कट करेंगे तो 20 हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 9 81/20 हुआ। और इसी को अगर फाइंड करेंगे तो 4.05 हमारा सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए 3480 रुपये में साइकिल को बेच करके 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ये कोई व्यक्ति है, ये बोलता है कि 3480 रुपये में किसी साइकिल को बेचता है और 20% लाभ कमाता है। इसको एग्जाम में हम लोग इतना जल्दी करेंगे कि अगर ये पहले से, एक सेकेंड, सॉरी, कॉल इस टाइम, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कि 3480 रुपये में साइकिल को बेच करके 20% का लाभ कमाता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% होता है तो पहले से जितना में वो क्रय किया होगा, अभी अगर इसको बेच रहा है 3480 रुपये में, तो 20% का लाभ कमा रहा है। यानी कि पहले से 100 था तो अभी कितना 120 रुपये का, 120 रुपये में बेच रहा है, 120% का लाभ हो रहा है। तो पहले जितना खरीदा होगा, यानी 100% में खरीदा होगा, तो 100% का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 12 दूना 24 और 24 हो गया, और 10 112 9 108, यानी 29 गुना अगर 100 करेंगे तो हमारा 2900 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि वो जो व्यक्ति था साइकिल को खरीदा था 2900 रुपये में और 3480 रुपये में बेचता है, जिससे कि उसको 20% का फायदा होता है। यही क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि वो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। ए किसी काम को कितना दिन में, 40 दिन में समाप्त करता है, और बी उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो इसका एलसीएम हम लोग याद करेंगे। तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम हमारा कितना हो गया, 120। अगर ये 1 दिन में काम करता है तो 3 काम करेगा, 4 3 12 3 काम करेगा, और 1 काम अगर करेगा तो 4 काम करेगा। ठीक है, तो ये लोग दोनों 1 दिन में मिल करके कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। ठीक है, तो 7 काम करेंगे तो टोटल काम कितना है, 120 है। तो अब पूछ रहा है कि ये दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो 120 बटा हमारा कितना, 1 दिन में लोग दोनों मिल करके 7 काम कर रहे हैं, तो 7 से भाग दे देंगे। तो हमारे यहाँ पे अगर 7 से भाग देंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 7 7 अगर इसको हम अगर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 7 इकाई 7 7 अगर इसमें अगर भाग देंगे हम, तो 7 इकाई 7 और 7 5 12, यानी 7 7 49, 1/7। यही इतना दिन हमारा काम लग जाएगा, इतना दिन हमारा टाइम लग जाएगा इस काम को करने में। 120/7 है, तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 17.1/7 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बोल रहा है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जी, ये गलत है, धनात्मक पूर्णांक होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका कोई भाजक नहीं होता है, नहीं, इसका भाजक होता है, 1 होता है। ठीक है, सी बोल रहा है कि केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाए इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज में कितना अंतर होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई राशि x है, ठीक है, अगर उस पर साधारण ब्याज की बात करें तो 2 वर्ष में 10% हमारा लग रहा है, ठीक है, और इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मेरा 2000 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। प्रिंसिपल को हम x मान लिए हैं, चलिए x ना मान करके इसको p भी बोल सकते हैं, p से प्रिंसिपल होता है। चलिए इसको अगर फाइंड करेंगे तो 10 दूना 20, 20 से यहाँ कट जाएगा एक बार में, यहाँ 100 बचेगा। अगर 100 को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा, से प्रिंसिपल का वैल्यू 100 गुना 100 करेंगे तो हमारा 10,000 रुपया क्या था, प्रिंसिपल था। 10,000 मेरा मूलधन था। इसका 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज के हिसाब से हमारा 2000 रुपया साधारण ब्याज हो रहा था, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा था हमारा से 2000 हो रहा था, ठीक है। अब इसी का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो 10,000 का अगर 2 साल में 10,000 का 2 साल में अगर 10% के हिसाब से, तो 10% अगर बोलेंगे तो 110/100 एक साल में हुआ, फिर दूसरा का साल हुआ 110/100, ठीक है। ये 2 जीरो 4 जीरो से पूरा कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा फिर 11 ही 11 121 होता है और 2 जीरो यानी कि 12,100, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल था वो 10,000 था और बढ़ करके उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जा रहा है 12,100, यानी कि मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हुआ से 2100 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो अब यही दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है इस साधारण ब्याज में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हमारा अंतर हो जाएगा। तो यही हमारे इस सब का डिफरेंस जो हो जाएगा तो 100 रुपये का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब यही हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि tan -405 डिग्री का मान बताना है। tan -405 डिग्री, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि tan -θ = -tan θ होता है। ये क्यों होता है कि इसके बारे में हम बताएंगे जब फाउंडेशन बेंच लाएंगे तब, कि कौन टर्म कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। 90 के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 के बाद जाएगा या 270 से पहले क्या जाएगा, तो हम बताएंगे। यहाँ पे जल्दी से हम थोड़ा सा बता करके आगे बढ़ रहे हैं, बाद में इसको बताएंगे जब फाउंडेशन बेंच लाएंगे उसमें। तो इतना होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पहले लग जाएगा, और tan हो जाएगा 405, तो 405 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan, और 405 को हम लिख सकते हैं 360 + 45, ठीक है। और 360 पर नो चेंज होता है tan में, ठीक है, तो माइनस tan, तो यहाँ पर tan कितना हो जाएगा, tan 45, और tan 45 का मान जो होता है तो हमारा 1 होता है। ये माइनस और 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 360 तथा 450 का बड़ा गुणनखंड क्या होगा। बड़ा गुणनखंड, ये बात समझने वाली है। बड़ा गुणनखंड का बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड HCF की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें गड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें जो वर्ड है वो थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, बड़ा गुणनखंड, ठीक है। तो ये जो 360 है और 450 है, इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ से नॉर्मल से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे तो हमारा 90 कॉमन निकलेगा, यानी 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 4 और 5 मेरा यहाँ पे 90, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें गुणनखंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं वो 90 निकाल सकते हैं, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि 360 तथा 450 का बड़ा गुणनखंड क्या होगा। तो बड़ा गुणनखंड में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यदि एक व्यक्ति 30% लाभ से एक वस्तु 1300 रुपये में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी हम तुरंत बताए थे ये वस्तु को बेचता कितना है, 1300 में बेचता है, कितना 30% लाभ कमा करके, यानी पहले से 100% था, 30% लाभ कमाया, यानी कि जो वैल्यू हो गया हमारा 130% का वैल्यू हो गया, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% होता है, ठीक है। यानी कि 30% एक्स्ट्रा, जब एक्स्ट्रा में ये जो
लाभ कमा करके बेचा, तो ये जो वैल्यू हुआ 1300, ये 130% का वैल्यू हुआ, तो हम 100% का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो एक जीरो से हमारा क्या हो जाएगा, ई से ई कट जाएगा, 130, यहाँ 10 बच जाएगा, यानी कि 1000 रुपया जो मेरा हो जाएगा ECP हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था, 1000। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 9 औरत किसी काम को 50 दिनों में पूरा करती है, यदि 6 औरत और बढ़ा दिए जाएँ तो कार्य को कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, देखेंगे। 9 औरत जो है से किसी काम को 50 दिन में करती है। अब जो क्या है कि 9 औरत जो पहले से थी उसमें क्या है ना कि 6 औरत और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पहले 9 था तो अब 15 औरत हो जाती है, और इसको कितने दिन में काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 50/15। ठीक है, अगर 5 दिए 15 और 5 दिए 50, अगर इससे कट करेंगे तो 3 दिए 9, यानी कि ये जो 6 औरत बढ़ाने के बाद ये जो काम है 30 दिन में पूरा होगा। ठीक है, यानी कि पहले 50 दिन लग रहा था, अब 30 दिन लग रहा है, तो कितना दिन कम लग रहा है, यहाँ 20 दिन कम लग रहा है। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 11 के ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 13√2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है इसको विकर्ण कहते हैं। तो a√2 यानी भुजा √2 होता है, यह विकर्ण होता है, तो 13√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी भुजा जो एक है से हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यदि किसी वर्ग का भुजा जो है से 13 है, तो एरिया की बात करें यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर होता है, और 13 गुना 13 कर देंगे तो 169 मेरा हो जाएगा, और 169 ही मेरा आंसर हो जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। आज थोड़ा सा हम नहीं जा पाएंगे ना, हम थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसी का हमारा वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। मार्कर तो सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 2 tan थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, tan कट जाएगा, यानी 1 + 2 इज इक्वल टू हमारा 3 आंसर हो जाएगा, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपये है तो आधा किलो सब्जी का क्या होगा रेट। ठीक है, देखिएगा, अगर 2.5 kg सब्जी है, ठीक है, इसका जो रेट दिया हुआ है 120 रुपया दिया हुआ है। तो ध्यान से सोचिएगा, एक बात सोचिए कि अगर 2.5 किलो सब्जी है, अगर इसको 5 जगह अगर हम लोग बांट दें, 5 व्यक्ति के बीच में अगर डिवाइड कर दें 2.5 किलो सब्जी को, तो आधा केजी पड़ेगा। तो इसका मतलब कि रेट में भी हमको 5 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए, सिंपल लॉजिक है, इसको 5 से अगर कर देंगे तो हमारा आधा केजी का दाम बच जाएगा, आधा केजी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर 5 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, यानी आधा केजी का जो रेट हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 24 रुपया। ठीक है, चलिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा कृष्णा को 5 वर्ष के लिए 8000 रुपये एकमात्र साधारण ब्याज के दर से उधार दिए। यदि दोनों से कुल लाभ उसे
कुल ब्याज उसे 5220 रुपया होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या था? दोनों का रेट बराबर है, दो व्यक्ति है उसका, एक व्यक्ति राम है और दूसरा है कृष्णा। तो मान लीजिए कि अगर जो बात किया जाए तो प्रिंसिपल हमारा पहला में 6000 रुपया दे रहा है प्रिंसिपल, और इसको 3 वर्षों के लिए दे रहा है, और रेट जो है हमको पता नहीं है, इसी रेट को पता करना है। और जो इससे जो ब्याज उसको प्राप्त होता है, और एक दूसरे व्यक्ति को देता है 8000 रुपया, दूसरे व्यक्ति को देता है 8000 रुपया, जो कि 5 वर्ष के लिए देता है। इसका भी रेट जो है तो क्या है, समान है, ठीक है। और ये दोनों को के द्वारा जो उसको ब्याज प्राप्त होता है वो 5220 रुपया होता है, 5220 रुपया, ठीक है, 5220 रुपया। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग याद करेंगे। अगर हम 20 काटेंगे तो ऊपर जो बचेगा 60 और 3 यानी 36 18 180 आर हो जाएगा, और प्लस में A20 से A20 करेंगे तो 400, 8 पचे 40, 400 बार डिवाइडेड बाई 52 20 हो जाएगा। और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 580 आर इज इक्वल टू 5220, ये हो जाएगा ना 580। चलिए एक सीना कट जाएगा। और अगर हम लोग बात करें, इसको से अगर बात करें हम, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 522 डिवाइडेड बाई 58, ये कट जाएगा 8 9 72, यानी कि 9, यानी 9% हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, 15 के डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक पहले फिगर देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन का फिगर जो है ऐसे है, ठीक है, क्वेश्चन का फिगर जो है ऐसे है, ये लाइन को ला करके यहाँ मिला रहा है और ये ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों है से क्या है, पैरेलल रहे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कुछ बोला नहीं गया है। इसमें बोल रहा है कि ये का वैल्यू ज्ञात करें, जो कि ये हमारा ये एंगल है, और यहाँ पे 75 डिग्री है, और ये जो है हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। चलिए, अगर इस एंगल अगर 75 डिग्री है तो ये भी एंगल मेरा कितना होगा, 75 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री है। यहाँ से अगर बात करें एक ही, तो किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बाह्य कोण, यानी कि ए बराबर 75 प्लस 40, यानी कि 75 40 कितना हो जाएगा, 115, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा। धनराशि है कोई, उसमें 12% पे बोल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई धनराशि x है, उस पर 12% के हिसाब से बोल रहा है, कितना में, 6 वर्ष में, ठीक है। और जो बोल रहा है इसका रेशियो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका रेशियो ज्ञात करने के लिए अगर बात बोल रहा है तो वो हो जाएगा, और रेशियो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो वही x है, और ये जो है 12% के हिसाब से 12 वर्ष में बोल रहा है, ठीक है। तो रेशियो, यही दोनों का रेशियो फाइंड कर लेना है। तो 100 से ही 100 कट जाएगा, ठीक है। 12x से 12x कट जाएगा, बचेगा 6:12, यानी कि 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। 17 का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक वर्गाकार के प्रत्येक किनारों पर 100 पौधे को रोपा जाना है, तो इसके चारों किनारों पर कुल कितने पौधा लगेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई वर्गाकार है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 पौधा लगाया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका टोटल कुल चारों किनारों पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 4 × 100 कर देंगे, 400 कर देंगे,
जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगाने की बात है। अगर 100 पौधा लगाना है तो पहले हम 100 पौधा चारों, यहाँ पे भी 100 पौधा, यहाँ पर भी 100 पौधा, यहाँ पर भी 100 पौधा और यहाँ पर भी 100 पौधा लगाना है। तो सबसे पहले हम एक पौधा अगर यहाँ लगा दें, एक पौधा यहाँ लगा दें, एक पौधा यहाँ लगा दें, एक पौधा यहाँ लगा दें, तो बताइए एक पौधा यहाँ लग गया, एक पौधा यहाँ लग गया, यानी 2 पौधा, तो बीच में कितना बचा? 98। यहाँ भी 98, यहाँ भी 98, यहाँ भी 98। अगर 98 ए 98 98 98, तो 98 गुना 4 करेंगे तो 392, और 4 को कॉर्नर पे लगा है, 1 2 3 4, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे यानी 396, न कि 400। 400 लोग, बहुत लोग बना करके इसका आंसर मार देते हैं एग्जाम में, जो कि गलत हो जाता है। तो वहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे 396 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। मार्कर में आज नींब नहीं डाला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक कार ए से दोगुना चाल से चल रही है। यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति क्या होगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि कार बी, कोई कार बी है और कोई कार ए है, तो बोल रहा है कि कार बी की चाल ए की चाल से दोगुनी है। ठीक है, कार बी की चाल ए की चाल से दोगुनी है, और बोल रहा है कि कार ए जो है से कितना 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, सो 1.5 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कार बी की क्या चाल होगी। तो अगर इससे इसको अगर करेंगे तो 60 जाएगा, 60 होगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू मेरा 60 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। यानी कि ए है से 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है, तो बी हमारा 120 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग लास्ट देखेंगे। आज का क्वेश्चन 20 है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने में देखा जाता है कि पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना रहता है, तो -42 एक्स स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, और बीच वाला टर्म को ऐसा 2 टर्म में तोड़ना होगा कि गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर x होना चाहिए और गुना करने के बाद 42 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर इसको हम अगर देखते हैं तो 7 और 6 में, -6 में अगर तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ से अगर x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर यहाँ -6 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस मेरा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो हो जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा x प्लस 7 और x प्लस 6 x माइनस 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन डिस्कशन खत्म हुआ। चूँकि हम फैन इसलिए नहीं चला रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, फैन इसलिए नहीं चला रहे हैं कि अगर फैन चलाएंगे तो आवाज़ हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।